क्राइम पेट्रोल के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं उत्तराखंड की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करने से पहले प्रदेश के हालात जानने बेहद ज़रूरी हैं, जिसने राजनीति को पूरे उबाल पर ला दिया है। और ये हालात पैदा हुए हैं यूके SSSC की भर्तियों को लेकर, उनके एग्ज़ाम्स को लेकर, जिसमें शुरुआती दौर में जिस तरीके से शोर मचना शुरू हुआ, उस शोर ने इतना बड़ा रूप ले लिया जिसका अंदेशा शायद किसी को था नहीं। अभी तक इसमें 29 गिरफ्तारियां STF के द्वारा हो चुकी हैं। वार प्रतिवार का दौर लगातार जारी है। ऐसे में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में वार प्रतिवार का दौर भी लगातार जारी है। और इसमें तड़का लगा दिया है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। देखिए, ऐसा है कि हमने कल भी कहा था कि ये राजनीति का विषय नहीं है। ये हमारे उत्तराखंड के हमारे सभी आने वाले नौनिहालों का, हमारे परीक्षा में बैठने वाले हमारे बेटे बेटियों का, उनके भविष्य का प्रश्न है। इसलिए इसमें राजनीति अन्य विषयों पर हो सकती है, इसमें हमने एक समान रवैया अपनाया है। हमने कल भी कहा कि किसी के कालखंड में जो नियुक्तियां हुई या 15-16 में दरोगा भर्ती की जांच शुरू हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पर कोई निशाना बना रहे हैं कि किसकी सरकार में हुआ है। अभी जो भी पहले की जितनी भी इस प्रकार की गड़बड़ियों की बात आई है, सभी में हम जो है जांच कर रहे हैं और जांच का परिणाम भी सामने आ रहा है। 27 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं और भविष्य में भी ये जाँच चलती रहेगी जब तक कि इसका अंतिम आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा। देखिए, पारदर्शिता ये कहने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में पारदर्शिता है। ये जनता को दिखना भी चाहिए और हर चीज के लिए नियम कानून बने हुए हैं। भर्तियों के लिए क्या सिस्टम है, कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए क्या है, संविदा के लिए क्या है, उसके लिए सिस्टम है। उस सिस्टम को हमको फॉलो करना चाहिए। उस सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर जनता का विश्वास कार्यपालिका के प्रति ये बना रहेगा। जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान कर दिया है कि इसकी जांच होगी, तो वहीं दूसरी तरफ बार बार त्रिवेंद्र सिंह रावत न केवल इस आयोग को भंग करने की बात कर रहे हैं, बल्कि CBI जांच की भी मांग कर रहे हैं। और यही हालात हरीश रावत के भी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर CBI जांच की मांग की है। बात जब विधानसभा की भर्तियों की होती है तो इसमें भी धांधलेबाजी बिल्कुल सामने उभर कर आ रही है। और इसमें भी साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि नाते रिश्तेदार और जान पहचान के लोगों को और जो सलाहकार हैं उनके परिवार के लोगों को नौकरी दी गई है। साथ ही इसमें कुछ पत्रकारों के भी नाम सामने आ रहे हैं। मामला अब जांच के दौरान ही पूरी तरह से खुलकर सामने आएगा, लेकिन इसके तार धीरे धीरे पूर्व विधानसभा अध्यक्षों तक जुड़ते चले जा रहे हैं और इस मामले को लेकर भी लगातार CBI जांच की मांग हो रही है। जो भी नियुक्ति वहाँ पे की गई, एक तो ये स्पष्ट कर दूं कि वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, दूसरा वो नियमानुसार हुई है। अब उसमें अपनों की पराये की ये बात मेरी समझ में क्यों कह रहे हैं। यदि मान लिया कोई व्यक्ति नियमानुसार उस परिधि में आ रहा है तो उसको नियुक्त किया गया है, लेकिन विज्ञप्ति नहीं निकाली गई और जितने भी लोग हैं आपके कई मंत्रियों के PRO हैं, उसमें आपको एक जानकारी दे दूं, ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। आज से पहले भी हुआ, 2002 से विधानसभा गठित है, तब से लेकर आज तक हुआ है। तो ये 72 लोग रखने की ऐसी क्या जरूरत थी? उत्तर प्रदेश की विधानसभा हमसे कई गुना बड़ी है, उनकी संख्या कार्मिकों की हमसे कम है, हमारी इतनी ज़्यादा है। आपने कहा ये तदर्थ हैं, इनको पहले दिन से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता होती है, विधानसभा अध्यक्ष उस आधार पे उनकी मैन पावर को रखने का उसको अधिकार रखते हैं। जांच होनी चाहिए। 72 लोग जो भर्ती हुए थे, मेरा कहने का मतलब है कि आप उस समय अध्यक्ष थे, ये 72 लोगों के लिए जैसे आपने 35 लोगों की विज्ञप्ति निकाली, उनके लिए विज्ञप्ति निकाली थी या फिर इनको कैसे भर्ती? टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली? नहीं, इसमें विज्ञप्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए गए।
नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, तो उसकी क्या मुझे जितनी भी जानकारी भर्तियां विधानसभा में उसकी जांच की आवश्यकता है, क्या जांच होनी चाहिए? नहीं, पूरा स्पष्ट देखिए, होना मैंने चाहिए। क्या कहा, सब नियमानुसार हुआ है, तो अभी जांच का विषय कहाँ से आता है? नियमानुसार किया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आवश्यकता जब पड़ती है किया जाता है। हमारे यहाँ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया, यदि वहाँ मैन पावर की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? हम एग्जाम का वेट करेंगे? आवश्यकता पड़ेगी करेंगे ना, अधिकांश लोग वहाँ पे हैं। सर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके पीआरओ और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी इसमें हैं। अरे भाई, मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है ना, लेकिन सब नियमानुसार हुआ है बस। सर, सचिव की नियुक्ति आपको गलत नहीं लगती है? एक साल में 3 प्रमोशन मिल जाते हैं। जो नवंबर 2021 तक वो डिप्टी सेक्रेटरी थे शोध के, ठीक है, दिसंबर में वो एडिशनल भी हो ठीक जाते हैं, है, जॉइंट भी हो ठीक जाते हैं, है, सचिव भी हो जाते ठीक हैं। है। शिथिलता अधिकार है अध्यक्ष विधानसभा को, शिथिलता का अधिकार के नाते उनको दिया है। फाइनेंस कंट्रोलर क्यों नहीं रखा सर, जब शासन ने भेजा था? वो विधानसभा से पूछे। मंत्री जी राजनीति विधानसभा में नियुक्तियां करीब करीब एक ही पैटर्न पर हुई है, एडहॉक तदर्थ नियुक्तियां हुई है। जिस समय विधानसभा बनी, हमारी विधानसभा, मैं समझता हूं कि बहुत लंबे समय तक, यहाँ तक कि 2016 तक भी ऑफिंग में थी, बन रही थी। तो बनते वक्त में लोगों ने अपनी विजडम में, उस समय के जो नेतागण थे, उन्होंने कहा कि तदर्थ नियुक्ति का अधिकार स्पीकर को दे दिया जाए। और जब आप एक पॉलिटिकल आदमी वो अधिकार अपने में लेता है सिस्टम के बजाय, तो उसमें दबाव बहुत काम करते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि पैसे में नियुक्तियाँ की गई। यदि किसी स्पीकर के ऊपर यह आरोप आता है कि उसने पैसा लेकर के नियुक्तियाँ की हैं, तो उस स्पीकर को हैंग कर दिया जाना चाहिए। उसने राज्य के स्पीकर का पद कोई छोटा पद नहीं होता है। किसी भी स्पीकर के समय में यह आता है कि उसने पैसा लिया है और पैसा लेकर के नियुक्ति की है, तो उनको दंड मिलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने किसी ने पैसा लेकर के नियुक्तियाँ करवाई हैं, उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन प्रक्रिया जो थी, उस प्रक्रिया पर जो सवाल उठा रहे हैं लोग, उनको एक बात समझनी चाहिए कि उस काल की परिस्थितियां दूसरी थी, अब आज दूसरी है। 500 से ज़्यादा कितने करोगे भाई भर्तियाँ? 500 लिमिट जो शायद प्रथम स्पीकर थे, उनके समय में एक कमेटी ने तय की थी कि भाई जितने उत्तर प्रदेश में, क्योंकि विधानसभा का नेचर एक समान होता है, उसमें कार्यों का नेचर एक समान है। हाँ, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो उसमें मैं 17 पद को भी बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं मानता हूँ। यदि स्पीकर का विवेक कह रहा है तो आखिर स्पीकर का भी तो कुछ विवेक होगा ना। उस विवेक पर भी तो राज्य को भरोसा करना चाहिए। आप हर किसी के विवेक पर सवाल कर दो। कौन भूल सकता है भोपाल गैस कांड को, जिसकी जहरीली गैस ने पता नहीं कितने लोगों को अंधकार में डाल दिया, कितने लोगों की जान ले ली। उत्तराखंड में भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला। मामला छोटा जरूर है लेकिन गंभीर भी है। एक कबाड़ी की दुकान में एक जहरीली गैस के सिलेंडर में रिसाव होने से 34 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा और इसमें एसडीएम भी शामिल हैं। कहीं ना कहीं ये लापरवाही का संकेत है, जिससे बचने की सरकार, प्रशासन और शासन को सख्त जरूरत है। अगर ये मामला बढ़ जाता, अगर ये हादसा किसी वजह से और बड़ा हो जाता, तो पता नहीं कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। देखिए, एक ये ट्रांजिट कैंप में वार्ड नंबर 4 में एक गोदाम जैसा, जिसको कबाड़ी गोदाम कह रहे हैं, वहाँ पे एक सिलेंडर पड़ा हुआ था। सुबह सुबह सूचना मिली कि उसमें गैस लीक हो रही है और उससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो इमीडिएटली उस एरिया को पहले खाली कराया गया। उसके बाद सिलेंडर को सेफ प्लेस पे, जहाँ पे डिस्पोजल करना है, वहाँ भिजवाया गया। और हमने एनडीआरएफ की टीम को और जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी टीम है, उनको हमने बुला लिया है और वो वहाँ पे वो डिस्पोजल में लगे हुए हैं। फिलहाल जो लोग प्रभावित हुए हैं, उसमें 32 लोग यहाँ पे अस्पताल आ चुके हैं, जिनको सांस लेने में हल्की फुल्की दिक्कतें या थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। उसमें हमारे एसडीएम और सीओ भी हैं। उनका इलाज चल रहा है और अभी वो खतरे से बाहर है। देखिए, ये एक तरह से अवैध रूप से वहाँ भंडारण हुआ था। इस पे निर्देश दे दिए गए हैं। अभी एसपी क्राइम ने और हमारी जो टीम है, रेवेन्यू की टीम, वो छापेमारी कर रही है। इस पे जो व्यक्ति है जिसने रखा है, उस पर तो कार्रवाई होगी ही, साथ में और भी ऐसे जो अवैध वहाँ पे कार्य चल रहे हैं, कबाड़ के जो व्यवसाय चल रहे हैं, उन पे भी कार्रवाइयाँ होंगी।
जनाब जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार हम कहना क्या चाहते हैं आपसे। इन तस्वीरों के साथ ही आपको ये जानने की बेहद सख्त जरूरत है कि ये रास्ता जाता कहां है। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण ये रास्ता आदि कैलाश तक भी जाता है और चाइना बॉर्डर तक भी जाता है। ऐसे में सिर्फ एक पुल के ढहने से न जाने कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, और ये पुल किसी वजह से नहीं बल्कि एक ट्रक का बोझ न सहने की वजह से धंस गया है, टूटकर नीचे गिर गया है। और ऐसे में मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं सामरिक दृष्टि से न केवल सरकार के बल्कि भारतीय सेना के भी। सौर ऊर्जा का केंद्र बनना था वन गुजरों के लिए पूरे गांव में, लेकिन यहां मामला कहीं और जुड़ गया। यहां पर एक ऐसे व्यक्ति के घर पर इसका सेटअप लगा दिया गया जहां से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। मामला लगातार तूल पकड़ता चला गया और इतना बढ़ गया कि लाठी डंडों की आपस में बरसात हो गई। किसी तरह से पुलिस को आकर मामले को शांत करवाना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें संशय के बादल साफ नजर आ रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके की हरकत हुई है तो इसमें हाथ किसका है। क्राइम पेट्रोल के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। जय हिंद।